हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी IITN पे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोग 3000 सब्सक्राइबर के फैमिली हो गए हैं। इतना सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का रिवीजन लेक्चर लेकर उपस्थित होने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 7 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ये लेक्चर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो कुछ पढ़े हैं या जो कुछ भी नहीं पढ़े, उनके लिए, सबके लिए लेक्चर है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा वीडियो में। आशा करूंगा कि ये वीडियो एंड चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय नंबर। नंबर से आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं जब भी बात करता हूँ कि पीपल, मैंगो, है ना, या बुक्स, तो आप अभी इसके बारे में क्या बता रहे हो? जब मैं बोलता हूँ कि आदमी, जब मैं बोलता हूँ कि आम, जब मैं बोलता हूँ कि किताबें, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, दैट इज नंबर 4, 2, 3, तो आप इसको क्वांटिफाई, तो आप इसको काउंट करने के लिए एबल हो जाते हैं। That means number helps us to quantify a object। किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए नंबर होता है। That means नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? काउंटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद हम जानते हैं कि जब हम 2, 4, 3 की बात करते हैं तो इन नंबर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इन नंबर को कहा जाता है नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एन तक जितने भी काउंटिंग नंबर से उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। हम लोग अभी तक यही जान, लेकिन IIT मद्रास BS डाटा साइंस के सिलेबस में आपको जीरो को भी इंक्लूड करना है एज अ नेचुरल नंबर। और इसके लिए एक अलग सा नोटेशन n का होता है, बिट डबल लाइन, या n के आगे अगर जीरो लिखा हो तो आप ये समझेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो जीरो को इंक्लूड कर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि जब 2 + 2 की बात की है, यानी कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमको नेचुरल नंबर मिला। जब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमको नेचुरल नंबर मिला। लेकिन जब हमने बात किया सब्ट्रैक्शन की, 5 - 6, तो हमको क्या मिलता है? तो हमको -1 मिला। तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर में तो माइनस का कोई जगह ही नहीं है। तो ये कौन सा नंबर है? तो इन नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट आया इंटीजर्स। इंटीजर्स आर नथिंग but counting numbers including zero, including negative of counting number। तो जब नेचुरल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से क्या आया, नेगेटिव नंबर्स आने लगे, तब हमने इंटीजर्स को डिफाइन किया। और इंटीजर्स को डिफाइन करने के साथ हम सीखे कि नंबर लाइन पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने जीरो को रेफरेंस में लिया और ये बताया कि जब आप इसके राइट साइड मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जब आप इसके लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। जब आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो आप जितना दूर जाएंगे वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो आप जितना दूर जाएंगे वैल्यू उतना छोटा होगा। ये सारा हम कब क्वांटिफाई कर पाए? जब हम इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे यहाँ पर बात की गया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आप जानते हैं। कुछ अलग इसमें बताया गया, वो बताया गया मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन पे, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन, यानी किसी भी चीज को गुना करना सेम है, उस चीज को बार बार ऐड करना, बार बार जोड़ना। अगर मैं बोलूं आपको 7 × 4 क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 8, 7, 4 टाइम्स। इसका कॉन्साइज फॉर्म, यानी कि जो रिपीटेटिव एडिशन होने वाला था उसका कॉन्साइज फॉर्म करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट डू m × n, तो इसका मतलब क्या होता है? 8m हाउ मेनी टाइम्स? That's n time। That means when you add m n times you get m × n। इसके बाद क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इसके बाद इंट्रोड्यूस किया एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर को 3 को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 3 × 2, है ना। 2 के पावर 4 को हम कैसे लिखते हैं? 4 × 2। तो एक्सपोनेंट इज नथिंग बट रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, बार बार मल्टीप्लिकेशन करना, बार बार गुना करना एक्सपोनेंट के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय p⁻⁴, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई p टू इटसेल्फ q टाइम्स, यानी कि p को आप q टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहिए। उसी का मतलब क्या होता है? p⁻⁴। अब एक बहुत ही अच्छा शानदार सा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन। तो मैं बोलता हूँ कि डिवीजन इज नथिंग बट
रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, यानी बार बार घटाना किसी भी चीज को सब्ट्रैक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू मीन बाय 20/5, तो आप बोलेंगे 4। लेकिन मैं अगर पूछूं कि 20/5, यानी कि जो 20 को 5 से भागा दिया जाता है तो 4 आता है, इसको आप सब्ट्रैक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे? तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम 20 में से 5 को 4 बार निकालते हैं तब हमारे पास क्या बचता है? 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? डिविडेंड का। डिविडेंड मीन्स हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन मीन्स जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एंड देन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर हम 21 को डिवाइड करना है, अगर हमको 21 को डिवाइड करना है 5 से, तो 21 डिविडेंड हो जाएगा, 5 डिवीजन हो जाएगा, 4 क्वोशिएंट हो जाएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इसी को एक नया अगर हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इसको लिखा जाता है 21 mod 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम आप रिमाइंडर बताइए। तो मोड का यहाँ पर किससे डिनोट किया गया है? मोड को यहाँ पर रिमाइंडर से डिनोट किया गया कि जब आप 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज गिवन एज 21 mod 5। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ ए mod b, तो ए mod b क्या हो जाएगा? ए mod b हो जाएगा रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाई b। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर a mod b इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a इज डिविजिबल बाई 0। तो सही भी बात है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब क्या है? कि वो उससे डिविजिबल है। अगर 4 से 2 कट जा रहा है 2 बार में तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है ना। यहीं पे इन्होंने ऐड कर दिया किसको? मल्टीपल्स को एंड फैक्टर को। आप सुनते होंगे कि 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज मल्टीपल ऑफ 3, 18 इज मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल का मतलब मैं क्या समझता हूँ? मल्टीपल का मैं मतलब समझता हूँ एक काउंटिंग नंबर से, और अगर इस काउंटिंग नंबर्स के नेक्स्ट जनरेशन को जनरेट करना है तो जब हम एक काउंटिंग नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने लगते हैं तब जो उनके मेंबर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? फैक्टर्स का मतलब है किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करना छोटे नंबर में, छोटे पार्ट्स में। तो अगर मैं बात करता 20 को तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 × 20। आप इसको और कैसे लिखते हैं? 4 × 5। और कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर की तो फैक्टर हर समय पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। 5। अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो 1 9, ठीक है, एंड 3। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फैक्टर में सिर्फ एक ही नंबर इंक्लूडेड आएगा क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स अगर मान लेते हैं एक नंबर p है तो इस p नंबर को हम प्राइम फैक्टर तब कहेंगे जब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, दैट इज 1 एंड p इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर अगर वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक और वो नंबर खुद एक फैक्टर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग बोलने वाले हैं कि p इज अ प्राइम नंबर। आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इराथोस्थेन, है ना, उच्चारण देख लेना आप लोग दोस्त। इसको यूज कब करना होता है? इसको यूज करना होता है जब आपको एक डाटा से स्क्रैप करना हो। क्या? जब आपको एक डाटा से स्क्रैप करना हो प्राइम नंबर्स। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपको एक डाटा दे दिया गया है, एक डाटा मान लेते हैं आपको दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे को 100 तक दे दिया डाटा और मेरे को क्या लिखना है? मेरे को यहाँ से प्राइम नंबर लिखना है। तो ये बोलता है कि सबसे पहले आप 1 को साइड कर दो, उसके बाद आप प्राइम नंबर्स लिखो 2, उसके बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स है उनको रिमूव कर दो। रिमूव मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 4 6 8 10 100 सब हट जाएगा। फिर उन्हें बोला 3 लिखो, तो 3 के सारे मल्टीपल्स को हटा दो, 3 6 9 हटा दो। फिर देखो 4 हट गया, अब देखो 5 अगला लिखो, फिर देखो तो 7 बचा हुआ है। तो इस तरह से लिखते जाओ और उनके मल्टीपल्स को रिमूव करते जाओ। सारे प्राइम नंबर लिखते जाओ, उनके मल्टीपल्स को रिमूव करते जाओ, जो अल्टीमेटली आपके पास सेट बनेगा। दैट विल बी द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स इन द गिवन डाटा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे इन्होंने जब प्राइम नंबर्स को डिनोट किया तो इन्होंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में, डिकम्पोज कर सकते हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये यूनिक होता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास दो नंबर है 24 और 20, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5, और इसका क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो हर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक, नए टर्म पे जाते हैं।
कि जब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट 1/2, व्हाट अबाउट 2/5, व्हाट अबाउट 3/4, these are neither natural number and neither integers. So these are the numbers which are in the form of p by q, where p and q belongs to integers and q is not equal to 0. And these numbers are known as rational number. इनको रेशनल नंबर कहा जाता है, जो कि p by q फॉर्म में है, where p and q is integer and q is not equal to 0. That is denominator should not be equal to 0. अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, मैंने क्यू से रेशनल नंबर को एक यूनिवर्सल नोटेशन है रेशनल नंबर का, दैट इज क्यू. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो है वो यूनिक नहीं है. क्यों यूनिक नहीं है? तो आप देखो ना, अगर मैं बात करता हूँ 2/5, तो 2/5 को और किस तरह से लिखा जा सकता है? हम बोलेंगे सर 5 से 2 ऊपर गुना तो 10/25. और अगर बात करते हैं तो 5 टाइम गुना कर दो 25/125. तो ये जितने भी लिखे जाएंगे, जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम अंक से गुना करने पर जितने भी p by q उस फॉर्म में बनने वाले हैं नंबर, वो सारे के सारे अल्टीमेटली 2/5 ही है, बट इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है. नाउ व्हाट इज 2/5 इन कंपेयर टू दिस नंबर्स? 2/5 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है, तो जब भी आपसे आंसर पूछा जाए या कुछ पूछा जाए तो हम रिड्यूस फॉर्म तक आंसर लेकर जाएंगे. रिड्यूस फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर विल बी गिवन बाय, मान लेते हैं ये रिड्यूस फॉर्म p by q है, और यही रिड्यूस फॉर्म में किसी नंबर का वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बिटवीन p एंड q शुड इक्वल टू 1. अगर मैं बात करता हूँ 2 के फैक्टर को लिखता हूँ 1 into 2, अगर मैं 5 को लिखता हूँ 1 into 5, इसका जो कॉमन डिवीजर है वो क्या है? 1. एंड जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कि कॉमन डिवीजर में जो ग्रेटेस्ट है वो भी क्या है? 1 है. वहीं अगर मैं बात करता हूँ 10 का, तो 10 का क्या हो जाएगा? 2 into 5. अगर मैं बात करता हूँ 25 का, तो क्या हो जाएगा? 5 into 5. तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या है? 5. तो ये क्या है? ये रिड्यूस फॉर्म नहीं है. कैसे पता चला? हमने इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाला 5 है. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दो नंबर्स के p by q फॉर्म के नंबर के अगर 1 है, देन p by q इज सेड टू बी इन रिड्यूस फॉर्म. यहीं पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक नंबर डिफाइन किया गया कि जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं और रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, तो इन केस ऑफ इंटीजर z, इसके आगे का एक नंबर z+1 एंड z-1 इज ऑलवेज डिफाइन. मतलब कि अगर 5 की बात करूंगा तो 5 के आगे 6 होगा और 5 के आगे 4 होगा. ये सबके लिए सेम है ना? सबके लिए सेम है कि जब हम बोलेंगे 5 से 1 आगे का इंटीजर तो 6, 5 से 1 कम इंटीजर तो 4. लेकिन मैं अगर रेशनल नंबर आपको दे दूँ, मान लेता हूँ मैं एक रेशनल नंबर दे देता हूँ आपको 1/2. अब मैं आपसे पूछूंगा कि रेशनल नंबर के एक आगे रेशनल नंबर बताओ, तो कोई बच्चा क्या बोलेगा? कोई बच्चा बोल सकता है 8/10, तो फिर अगला आएगा बोलेगा 7/10, अगला आएगा बोलेगा 6/10, अगला आएगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा 1/2 + 6/10/2. दैट मीन्स सिमिलरली इसके पीछे भी वही होगा. दैट मीन्स रेशनल नंबर के आगे कोई भी एक निश्चित रेशनल नंबर अवेलेबल नहीं है. दैट हैज विल फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर. यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि इंटीजर जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू को डिफाइन करते हैं और जो रेशनल नंबर है वो डेंस वैल्यू को डिफाइन करते हैं. तो आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो कि जो इसका ग्राफ होता है, इसका जो जब भी इंटीजर्स का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा? 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, है कि नहीं? ऐसे बनेगा. लेकिन जब रेशनल नंबर का ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा? 2 और 3 के बीच रेगुलर बनेगा, डेंस बनेगा ना. बीच बीच में जगह होंगे, क्यों? क्योंकि बीच बीच में इरेशनल नंबर भी होंगे. लेकिन अगर आप देखो तो ये डेंस है. डेंस का मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे. परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, है ना? परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, लाइक √36, √4. तो हमको एक नेचुरल नंबर मिल रहा था या हमको एक रेशनल नंबर मिल रहा था 6 and 2. लेकिन जब हम बात किए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लाइक √6, √5, तो जब हम इनको p by q फॉर्म में लिखने के लिए स्टार्ट किए तो दैट इज रिटन एज √6/1. तो हमने ये देखा कि √6 यहाँ तो इंटीजर है ही नहीं. तो जब अगर √6 इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है. तो ये क्या है? यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इरेशनल नंबर. वैसे इरेशनल नंबर का डिफिनीशन बहुत कुछ है. मैं आपको सिंपली क्या बोलूँगा, अगर आपको इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है तो दैट कांट बी आइदर रिटन इन, इनके 2 डिफिनेशन हो सकते हैं कि भैया इसको p by q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जहाँ पर p q इंटीजर्स हो, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ
नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके जो स्क्वायर रूट होने वाले हैं वो इरेशनल होने वाले। कि √4 की वैल्यू 2 है और मैं बोलता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय √2, तो आप बोलोगे कि √2 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन दिक्कत तब आई इरेशनल नंबर की जरूरत कब पड़ी, जब इनको ये पता चला कि √2 का कोई नाम नहीं है लेकिन हम √2 को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप एक स्क्वायर लेते हो, जिसका साइड 1 हो, तो इसका जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है वो क्या होता है √2। तो अगर √2 रियल प्लेन में एग्जिस्ट करता है, इसको ड्रॉ किया जा सकता है, दैट मीन्स इसके लिए एक डेफिनेशन बनना चाहिए। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को ईट करने के लिए हमने एक नंबर कॉन्सेप्ट को बताया, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हो गया रेशनल नंबर, जिसको मैं क्यू से दर्शाता हूँ, प्लस क्यू के ऊपर बार, दैट इज इरेशनल नंबर। ये इसका यूनिवर्सल नोटेशन है रियल नंबर का। तो जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को मिला देते हैं तो रियल नंबर आता है। और आप जान लीजिए कि रियल नंबर भी है वो टेंस है, क्योंकि जब भी आप रियल नंबर की बात करेंगे तो 1, 2 ये सारे का सारा रियल नंबर में चला जाए। पाई है दैट इज 3.141597 और उसके बाद लॉगरिथम ई है दैट इज 2.71828818। अब आगे भी एक दिक्कत है, आपने ये तो बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन फिर एक सज्जन आए, उन्होंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तब यहाँ पे आता है इमेजिनरी नंबर, आयोटा का कॉम्प्लेक्स आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन आपको चिंता रहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर है वो समाप्त है। मैं जानता हूँ ये लंबा हो गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टैम्प दे दूंगा ना, टाइम स्टैम्प दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था इसको एक बेसिक लेक्चर की तरह मैं फाउंडेशन बिल्ड करूँ, ताकि आगे में अगर कोई ऐसा भी बच्चा हो जो कि कुछ नहीं पढ़ा हो, वो भी बिना उस लेक्चर को किए हुए इस लेक्चर को पढ़ के अच्छा खासा समझ सकता है। एल्थो मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं है कोर्स का, है ना। जो IIT मद्रास के द्वारा कोर्स है उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही मैं किसी तरह से एफिलेटेड हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ एक सेट की, तो एक सेट की बात करते हैं, कौन सा मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम मूव होते हैं अपने अगले टॉपिक दैट इज सेट के ऊपर, है ना। तो सेट का मतलब क्या होता है? तो सेट का मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। बट यहाँ पे कंडीशन है, किस चीज़ को कलेक्ट करना? ओनली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। तो अगर आप पूछोगे भैया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैं 2 तरह के कलेक्शन की बात करूंगा, है ना। एक में बात करता हूँ 5 पॉपुलर लीडर्स और एक में बात करता हूँ कि नेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा? कोई बोलेगा भैया पुतिन है, कोई बोलेगा राहुल गांधी है ना, कोई बोलेगा मोदी है, समझ रहे हो। नेम PM ऑफ इंडिया, इसमें सारे का सारा आंसर क्या होगा? मोदी ही रहेगा। आप समझ रहे हो। जब हम पॉपुलर लीडर्स ऑफ वर्ल्ड की बात किए तो कोई पुतिन का नाम ले सकता है 5 के साथ, कोई मोदी के साथ नाम ले सकता है उसके सारे मिनिस्टर का नाम, कोई नितिन गडकरी का नाम ले सकता है, कोई एस जयशंकर का नाम ले सकता है। तो एक ऐसा कलेक्शन ये भी है, ठीक है, कलेक्शन ये भी है, बट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जब इस कलेक्शन को हर आदमी के पास भेजा जाए, मतलब कि अगर हम बोलते हैं नेम द PM ऑफ इंडिया, इसके कलेक्शन को बनाया जाए, तो सारा का सारा आदमी इस कलेक्शन में, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम रखेगा। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसी की बात हम लोग सेट में करने वाले हैं। जब भी हम सेट की बात करेंगे तो ओनली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। किसी भी सेट को आप एक अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट के साथ डिनोट करते हैं, और इसको डिनोट करने का तरीका हमारे पास है ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पर उतना ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बस बोल देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय कार्डिनलिटी, तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जिसका डिनोशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को L से डिनोट किया जाता है और उस सेट को ब्रैकेट में A से डिनोट किया जाता है। मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। याद आपको ये रखना है कि जब भी हम सेट की बात करें तो इसमें रिपीटेशन किसी भी मेंबर का अलाउ नहीं होगा। रिपीटेशन ऑफ मेंबर को ना ही अलाउ किया जाएगा, ना ही काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ ए का मतलब एक आदमी बोलता है ए का सेट है 1 1 2 2 3, और एक B बच्चा आता है जो कि बोलता है 1 2 3, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि सेट में
रिपीटेशन का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इसके एलिमेंट को कैसे दर्शाएंगे कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो इसके लिए यूज किया जा सकता है इसके लिए यूज किया जाता है बिलोंग्स टू की, कि 1 बिलोंग्स टू 2, है ना, सॉरी 1 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या है कि 1 एक मेंबर है सेट ए का, 1 एक मेंबर है सेट ए का। तो मेरे को नहीं लगता इस तरह यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा। इसके बाद यूनिवर्सल नोटेशन ऑफ सेट भी बनाया गया है कि n को नेचुरल नंबर से डिनोट किया जाता है। अगर n 0 की बात करें तो एक नेचुरल नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, होल नंबर काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0, इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। दीज आर द यूनिवर्सल सेट नोटेशन फॉर ऑल द सेट्स। इसमें आपको डिफरेंस, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बात किसकी की गई थी, इसके बाद यहाँ पे बात की गई थी कंप्रहेंशन ऑफ सेट, यानी कि आपको सेट फॉर्म करने के लिए बोल सकते। व्हाट डू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर, है ना, आपसे बोल सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर का सेट लिखो, तो आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट। तो हम बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि √36 ये क्या होता है 6, तो आप देखोगे कि जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट स्क्वायर रूट के अंदर है और जो एलिमेंट बाहर आ रहा है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। तो मैं एक्स सच दैट √x भी इंटीजर हो एंड x भी इंटीजर हो, तो एक ऐसा सेट, ये कौन सा सेट है, ये सेट परफेक्ट स्क्वायर को दर्शाता है। तो इस पे बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया था कंप्रहेंशन ऑफ सेट, कि सेट को आप कैसे फॉर्म करोगे, है कि नहीं। इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। इसमें एलिमेंट आपको विजिबल नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जो सेट होता है, लाइक एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 4 है, इसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है, जिसमें कि एलिमेंट सेट के आपको विजिबल हो। तो जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाए तो आप वहाँ से ट्राई करना कि आप वहाँ से क्या करोगे, आप वहाँ से उसके रोस्टर फॉर्म को लिखोगे। तो अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसा सेट लिखो x सच दैट x नेचुरल नंबर हो, लेकिन x शुड ग्रेटर देन x शुड लेस देन 4 एंड इक्वल्स टू 4, तो आप इस सेट को a से डिनोट अगर करते हो तो a के नंबर ऑफ a के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, a के मेंबर्स हो जाएंगे सर 1 2 3 एंड 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सर क्या हो जाएगा, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सेट, हम पढ़ लिया है ना, हमने सेट पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल है कि एक सेट को तोड़ा जा सकता है, सेट को ब्रेक किया जा सकता है, इसी को बोला जाता है सबसेट। दैट मीन्स मैंने एक सेट लिखा A 1 2 3 4 और एक सेट में लिखता हूँ B जो कि 1 है, एक सेट में लिखता हूँ C जो कि जिसके एलिमेंट 2 3 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेट एंड सबसेट। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि B इज सबसेट ऑफ सेट A। B को A का सबसेट तब कहा जाएगा, है ना, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन, यानी एक B के जितने भी एलिमेंट है, B के कितने एलिमेंट, एक, वो A में है, यानी कि B इज सबसेट ऑफ A। C इज सबसेट ऑफ, क्या C इज सबसेट ऑफ A एकदम है, क्योंकि 2 3 इसके जो भी एलिमेंट्स हैं B में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इज B इज सबसेट ऑफ A, तो आप बोलोगे सर नहीं। बट व्हाट इज दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट, कि अगर A इज सबसेट ऑफ B है, दैट मीन्स A ना एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B। उसके बाद यहाँ पर मूव किया जाता है कि जब हम बात करते हैं A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब हम एक और भी चीज बात करते हैं, A इज इक्वल टू B इज इंक्लूडेड। ये जो साइन यहाँ पर लगता है ये इक्वल्स टू को दर्शाता है, मतलब कि हर सेट खुद का सबसेट है। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, फाई दैट इज नल सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाई सेट क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नल सेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर हम बात करते हैं सेट A की, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि एक सेट में क्या है, एक सेट में सब कुछ है, और फाई क्या है, फाई कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा सेट जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ऑलवेज सबसेट होगा, किसका, जिसके पास सब कुछ है कि नहीं। और अगर मैं बात करता हूँ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप बोलोगे सर ये कैसे, मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हो। तो मैं बोलता हूँ कि एक सबसेट और सेट के बीच क्या रिलेशन था, सबसेट और सेट के बीच रिलेशन था कि A के सारे एलिमेंट अगर B में है तो ये सबसेट है। तो मैं बोला ये तो पॉसिबल है, A इज सबसेट ऑफ A, ये तो पॉसिबल है ना।
क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो तो ए में प्रेजेंट ही है, इसीलिए बोला गया एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और अगर आपको उस सेट को उस सबसेट से रिमूव करना हो तब हम लोग किसको यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं नोटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। नोटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट दैट इज ए, आइदर आप ऐसे डिनोट करो या आप ऐसे डिनोट करो। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ वाई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू वाई। और इसी का यूज हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं, नेचुरल नंबर्स में यूज करना है कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है। नेचुरल नंबर आपको इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, वो रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका है, रियल नंबर का सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है ना। तो यहाँ पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो 5 सेट के बारे में आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपको सबसेट के बारे में बता दिया कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट से एक सेट है एक, जिसके एक एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूँ एक सेट की, जो कि क्या है, जो कि 1 2, तो अगर मैं इसके सबसेट की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, सारे सेट लिख दो जिसमें सिंगल एलिमेंट है, सारे सेट लिख दो जिसमें डबल एलिमेंट्स है, और सारे सेट लिख दो जिसमें वो खुद है ना, और साथ में 5 लिया। तो आप ये देखोगे कि जो नंबर ऑफ सबसेट है दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यहीं पे एक इंट्रोड्यूस होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। यानी कि आपने एक सेट को डिफाइन किया, आपने उसके सबसेट को डिफाइन किया, अब इस सबसेट को अगर हम एक सेट बना देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग पावर सेट बोलेंगे। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा एक पावर ऑफ सेट का, दैट मीन्स वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसके बाद कंप्रेहेंशन ऑफ सेट वगैरह पे बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है, और मैं इसके बाद मानता हूँ कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है दैट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड फिर कंप्लीमेंट की बात कर। तो अगर 2 सेट है एक्स एंड वाई, तो इन दोनों सेट को अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, इसको दर्शाया जाता है किससे, यू से। तो इसका मतलब एक्स यूनियन वाई होता है, मतलब एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा सेट बनाओ जो कि दोनों को कंबाइन कर रहा। तो अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ये जो सेट है ना मेरा, ये क्या, ये ए यूनियन बी है, ठीक है। एक ऐसा सेट जो कि एक्स एंड वाई दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करे। अगर मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन को, तो इसको उल्टा यू से डिनोट किया जाता है, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सेट जो कि वो एलिमेंट जो कि एक्स और वाई में कॉमन हो। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट डू मीन बाय एक्स कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब कि x में से x इंटरसेक्शन y को रिमूव कर दो, x में से x इंटरसेक्शन y को रिमूव कर दो, मतलब कि जो पार्ट है इसमें देखा जाए, है ना, तो x ये है और x इंटरसेक्शन y ये है कि नहीं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज x कंप्लीमेंट, तो आप बोलोगे सर जी x कंप्लीमेंट तो ये है, ये जो येलो पार्ट है वो क्या है, वो ही x कंप्लीमेंट। तो दोस्तों अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको पार्ट 1 यहीं पे अंत करना चाहूँगा। इसके पार्ट 2 वीक 1 का जो पार्ट 2 मैं लाने वाला हूँ, जिसमें मैं रिलेशन एंड फंक्शन दोनों को कवर करने वाला हूँ, वो जल्दी आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।